नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। भूजल के प्रयोग में हम विश्व में सबसे ऊपर हैं, इसलिए जल संरक्षण और इसके दोबारा से प्रयोग पर हम सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए। केंद्र के साथ साथ हरियाणा सरकार का भी जल संरक्षण के प्रयासों पर पूरा ध्यान है। इसी कड़ी में हरियाणा के पंचकूला में 2 दिवसीय जल सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। आज के समय में बढ़ती आबादी के कारण पानी की उपलब्धता में तेजी से कमी होती जा रही है। अगर समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में हर एक शख्स के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण के प्रयास काफी तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच के कारण ही प्रदेश सरकार की ओर से जल संरक्षण की दिशा में सराहनीय काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचकुला में 2 दिवसीय जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरदार प्रकाश सिंह बादल को भी श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम ने कहा कि किसानों के मसीहा और किसानों की चिंता हर वक्त करने वाले सरदार प्रकाश सिंह बादल को ये कॉन्क्लेव समर्पित है। आगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी हमारे पास सीमित मात्रा में है, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाना होगा। हरियाणा के पास प्राकृतिक रूप से कोई पानी का स्रोत नहीं, पानी का संग्रहण कर हमें भविष्य के लिए सहेजना होगा। जमीन की लेयर पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से ठोस बनी है। पानी रिचार्ज के लिए ये भी एक समस्या है। हमारी खेती के लिए 34 MAF की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास 20 MAF की उपलब्धता है। पानी को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन बचाया जरूर जा सकता है। अभी तक 200 के करीब STP प्लांट लगे हैं, जिसमें 1800 MLD पानी का रीयूज हो रहा है। सीएम ने कहा कि पिछले हफ्ते ही मुनक नहर के पैरेलल सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 1700 के करीब पीजोमीटर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर गांव तक पीजोमीटर लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि बिना जन भागीदारी के पानी बचाने का अभियान सफल नहीं होगा। पानी का सही उपयोग करने के लिए भूमि सुधार पर भी काम करना होगा। हमारी संस्कृति में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। और आज एक ऐसा दिन भी है कि किसानों के बहुत बड़े पैरोकार, मैं कहूंगा किसानों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, केंद्र में भी वो मंत्री रहे, आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं। मुझे अचानक याद आया कि पिछले जून में वो अस्वस्थ हुए, इसी प्रकार से अचानक ज्यादा ही अस्वस्थ थे, तो मैं अस्पताल में उनको पूछने के लिए गया। बेड रिडन थे, हालचाल पूछा। उन्होंने एक ही वाक्य कहा, सीएम साहब कैसे है? मैंने कहा ठीक है, हरियाणा में सब लोग ठीक हैं, ठीक हैं, किसानों का जरा ध्यान रखना। यानी ऑलमोस्ट ही वॉज बेड रिटन। जैसे अभी स्थिति रही उसी प्रकार की स्थिति उस समय उनकी बन गई थी, लेकिन ऐसे अवसर पर भी उन्होंने किसानों को याद किया कि किसानों की चिंता करना। तो मैं समझता हूं आज की इस जलगोष्ठी संयोग ही ऐसा है, आज का दिन वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं तो चाहूंगा कि ये जो जल संगोष्ठी है ये उन्हीं को समर्पित की जाए। इस जल संगोष्ठी का महत्व देवेंद्र सिंह जी ने बताया है कि पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको
मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे, उद्योग में भी पानी के बिना उद्योग संभव नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो मानव की है, मनुष्य की है। इसलिए इसका ध्यान अपने समय में हम जैसे तैसे इसका गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे दबाव बढ़ रहा है, चाहे आबादी का है, चाहे उद्योग का है, आवश्यकता बढ़ रही है। सीमा पानी की अपनी उसकी क्वांटिटी, मात्रा उस सीमित है। वर्षा भी कभी कभी 10-5% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो एक ऑन एवरेज, मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो एवरेज 5 इंच वर्षा अर्थात 150 मिलीमीटर के आसपास, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बोल रहा, तो ये हमारी एवरेज है। अब वो है तो उसका जितना एरिया उस पर पानी जो पड़ेगा वही हमें उपयोग में आएगा। दूसरे के क्षेत्र का अगर नेचुरल फ्लो है पहाड़ से, वो तुम्हें मिलेगा, नदियों के माध्यम से मिलेगा। और संयोग ऐसा कि नदियां भी, अब पंजाब का बंटवारा होकर हरियाणा से जब से बना, तो हमारे पास सीधी नदी तो केवल यमुना या फिर छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज वही आती हैं। यमुना में भी एक शेयर मिलता है हमको, सारा वो नहीं मिलता। या फिर रावी ब्यास, सतलुज रावी ब्यास, उसका भी शेयर भाखड़ा डैम के माध्यम से हमको मिलता है। इससे ज्यादा हमारे पास स्कोप नहीं है। हम देख रहे हैं कि जैसा वो पानी का भी बंटवारा, 3.5 MF पानी हमको जो भाखड़ा से मिलना है या रावी ब्यास का जो मिलना है, वो भी पूरा एसवाइल के निर्माण के न होने के कारण से वो हमें मिल नहीं पा रहा। यमुना का पानी भी वर्षा में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो सर्दी का समय है, जब पानी बहुत कम होता है, तो हमारे अपने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। उसमें से दिल्ली को भी सुनिश्चित पानी हमको देना पड़ता है। अर्थात जो वर्षा के दिनों में पानी की अधिकता है, उसके संग्रह का सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा कि उस संग्रह को, चाहे हमारे अपनी जमीन पर पानी आए, चाहे यमुना में पानी ज्यादा आए, उसका संग्रह हम ज्यादा ज्यादा कैसे कर सकते हैं। संग्रह के रिजर्वायर जैसे मैंने बताया, हमारे तालाब हैं, झीलें हैं, लेकिन वो भी उसकी कैपेसिटी कम हो गई, एनक्रोचमेंट्स हो गई, कहीं कहीं गंदे पानी उसका फिर उपयोग भी नहीं होता, ओवरफ्लो भी हैं। रिचार्जिंग ये प्राय पूरे क्षेत्र में बंद हो गई है। पानी की जो पोरसनेस है, जमीन की जो पोरसनेस है, वो खत्म हो गई है। वो हमारे केमिकल्स के कारण से खत्म हुई है। जमीन की जो लेयर है वो मजबूत हो गई, पक्की हो गई, पानी नीचे रिश्ता नहीं है। केचुए पहले इसका रास्ता बना देते थे ऊपर से नीचे तक, अब हमारे पेस्टिसाइड्स ने और केमिकल्स ने केचुओं को भी खत्म कर दिया। जमीन का पानी वो रिजर्वायर कम होता जा रहा लगातार। एक इसमें थोड़ी सी संभावना, जो आशा की किरण बची हुई है, वो है रेन्यूएबल ट्यूबवेल्स। रेन्यूएबल ट्यूबवेल्स क्योंकि रिवर बेड में या उसके आसपास ही लगते हैं, और वो फ्लो जो है लगातार ऊपर से नीचे तक चलता है। वो रिचार्जिंग से ऊपर से इतना नहीं जितना नीचे उसका अंडरकरंट भी चलता है। उस अंडरकरंट के कारण से उसका उपयोग हम कर रहे हैं, और अच्छे प्रकार से जब अगर कमी कोई पड़ेगी तो हमको साइंटिफिक तरीके से उसको करना पड़ेगा। फिर भी इसका जो मात्रा है वो हमारी सीमित है।
उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गैप है प्राप्ति में और उपयोग में, इस गैप को फिलअप करना ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब ये किस प्रकार से करेंगे? जितना पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसा बताया कि हमारी आवश्यकता 34 MAF की खेती की है और मिल रहा है हमको कितना? टोटल 20 MAF, जिसमें से 4 से 5 MAF तो हमको सीधा वर्षा से मिलता है, बाकी नदियों से मिलता है। जितना जमीन में पानी जाता है उससे ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं, 139% दोहन कर रहे हैं हम, जो कि किसी भी एरिया का सर्वाधिक दोहन का एक पैरामीटर है। हमारे ब्लॉक्स डार्क जोन में आते जा रहे हैं। 2004-05 में 55 ब्लॉक डार्क जोन में थे और अभी आज 2020 में 85 ब्लॉक डार्क जोन में है। क्यों मैडम? 30 ब्लॉक डार्क जोन में बढ़ गए हैं। अगर इसी प्रकार से बढ़ता चला गया तो पानी नीचे का भी मिलना बंद हो जाएगा हमको। इसलिए ये पानी की प्राप्ति नदियों से चाहे मिले, वर्षा से चाहे मिले, उसको संग्रह करना, फिर उपयोग करना, उपयोग के बाद अब जो विधाएं आ गई हैं नई, उसमें उसको ट्रीट करना। ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमको उसका पूरा उपयोग यानी पूरा ध्यान करना पड़ेगा, ताकि ये ट्रीटेड वाटर बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी प्राप्ति 20 MAF की है और हमारी आवश्यकता 34 MAF की है, तो ये 14 MAF उसी 20 को अगर रिसाइकल करके हम पूरा कर सके तो वही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। पानी बना नहीं सकते हम, बिल्कुल नहीं बना सकते। पानी जैसा है वैसा है, और पानी को वर्षा भी जैसे होनी है वो नेचुरल तरीके से होनी है। हम वर्षा नहीं पैदा कर सकते, ठीक है, कुछ साइंसदानों ने ऐसा किया है कि नेचुरल एक आर्टिफिशियल रेन के कुछ प्रयोग चलाएं, वो नहीं बात मात्रा में नहीं हो सकता। बहुत कहीं एक प्रयोग के रूप में कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा। हम जैसा चाहें जहां चाहें वर्षा हो जाएगी, जितनी हम चाहें उतनी हो जाएगी, संभव ही नहीं है। वो तो एक वेदर का एक साइकिल है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से वो भी चेंज हो रहा है, उस पर भी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। कभी ये वर्षा फसल पकी मार्च अप्रैल में आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी वर्षा के का मानसून सीजन में इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। तो हमें इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, और रेगुलेट करके उसको मैनेज करके तब हम आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आज हमारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज या फिर रूरल डिपार्टमेंट, या जो भी कुछ इसमें कर रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी दी गई है 200 STPs या हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगभग इतने लगे हैं, जिसका 700 क्यूसेक पानी हम जो है रियूज कर रहे हैं। क्या इतना ही है? 1800 MLD। हाँ, लेकिन वो हमारी कुल उपयोग का बहुत थोड़ा है। उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वो हम इरिगेशन के लिए कर सकते हैं, वो हम उद्योग के लिए कर सकते हैं, वो हम घर में अतिरिक्त पानी के अतिरिक्त जो उपयोग हैं उसमें कर सकते हैं। हम अपने पास वॉशरूम्स का जितना भी रीयूजेबल वाटर उसको यूज कर सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है HSVP के हमारे कुछ सेक्टर्स में इन्होंने शुरू भी किया है कि डबल पाइपलाइन की सप्लाई, पोर्टेबल वाटर पीने के लिए अलग और बाकी दूसरी लाइन अलग, जिसके अंदर बाकी चीजों का, बागवानी है, अगर में कोई किचन गार्डन है या पार्क है, कुछ और है, उसकी सिंचाई उससे करेंगे और जो उपयोग है उससे करेंगे। और ये अच्छी मात्रा, अच्छे यानी क्वालिटी का वाटर भी ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है। पिछले दिनों सिंगापुर जाना हुआ, मेरा वाटर पार्क है वहां, तो उस वाटर पार्क में उन्होंने बॉटल्ड वाटर रखा हुआ था। तो हम तो ये गए कि जैसे आते ही थोड़ा विश्राम करने के लिए आदमी कहता है बैठे, पहले चाय पिए, पानी पिए। हमने समझा ये पीने के लिए पानी होगा, चाय आएगी, बैठा रहे और उसके बाद फिर अंदर दिखा के लाएंगे। तो उन्होंने बैठते ही कहा कि ये पानी देख रहे? मैंने कहा कह लगे हमारे प्लांट का ट्रीटेड वाटर है ये, और प्लांट का ट्रीटेड वाटर वहां पीने में कहीं कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, इस लेवल तक का है। हम अभी सिंचाई के लिए भी कैसे 10 BOD से पानी और क्वालिटी इसकी अच्छी हो उस पर लगे हैं, और उनका BOD तो शायद 0 या 1-2 ही होगा। कॉस्ट पड़ती है, लेकिन पानी की कीमत के बदले में वो कॉस्ट कुछ नहीं है। हम सब कुछ करने के लिए अपनी योजनाओं को बनानी चाहिए। आपको बता दें कि देश में इस तरह की पहली जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों ने
जल संकट से निपटने और राज्य में जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मंथन किया। हालांकि पहले ही पानी बचाने को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा में जल की उपलब्धता कैसे अधिक हो सके, इसके लिए सरकार ने कई काम किए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिले हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार हरियाणा के युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, इस दिशा में सरकार की ओर से अनेक पहल की गई हैं, जिसका लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल भी रहा है। इसी बीच गुरुग्राम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की ओर से एक कॉर्पोरेट वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। कोई भी देश या प्रदेश तभी विकसित बन सकता है जब वहां की जनता पढ़ी लिखी और काम करने में सक्षम हो। हरियाणा की मनोहर सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की ओर से प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कॉर्पोरेट वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया विजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के युवाओं के कौशल विकास की जो दिशा प्रधानमंत्री ने दिखाई थी, हमने हरियाणा में उस विजन को मिशन के रूप में आगे बढ़ाया। इसके तहत पलवल के दुधौला में विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला गया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य कौशल विकास प्राधिकरण भी स्थापित किया गया है। सीएम ने कहा कि युवाओं के कौशल विकास के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी अनेक पहल की गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के पोर्टल पर प्रदेश के करीब 8 लाख युवा पंजीकृत हैं। निजी क्षेत्र में अपनी श्रम शक्ति की जरूरतों को इस पोर्टल के जरिए से पूरा किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसे स्किल इंडिया का एक बहुत बड़ा विजन देश के युवकों के सामने रखा था और स्किलिंग के माध्यम से उनको अपना रोजगार करने में सुविधा होगी और जहाँ जहाँ उद्योग जगत को युवाओं को रोजगार की यानी एक डिमांड जो होती है उसको भी पूरा करने में सक्षम होंगे। हमारे यहाँ हमने श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई और साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी काम करता रहा है। स्किलिंग के बाद उनको रोजगार मिले, इसके लिए हमने एक नया अथॉरिटी बनाई है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इसके चेयरमैन हैं। और ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके माध्यम से अभी तक सरकारी जितने भी आउटसोर्सिंग की जगह पर मैन पावर की जरूरत होती थी वो सप्लाई करना हमने शुरू किया है। जो पहले से आउटसोर्सिंग जो ठेकेदारों के माध्यम से, कंट्रैक्टर्स के माध्यम से जो वर्कर्स जो एजेंसीज ऐसी होती थी उनके माध्यम से लिए हुए थे, उनको भी उसमें पोर्ट किया है। 1 लाख से ऊपर लोगों को उसमें एक प्रकार से रजिस्टर किया हुआ है, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट की एक रोल पर वो लोग हैं। लेकिन इस काम को सरकार के या PSUs के अलावा प्राइवेट जो इंडस्ट्री उद्योग जहाँ भी आवश्यकता होगी उसके लिए भी खोला जाए, उसका आज एक बड़ा सेमिनार उद्योगपतियों को बुला करके किया गया है। उनके सामने पूरा विषय रखा है और बहुत से उनके सुझाव भी आए हैं। तो उसमें अब हमारी तैयारी है कि हरियाणा में जो हमारे पास बेरोजगार युवा हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर प्रकार के उसके अंदर युवा बेरोजगार उन्होंने अपना आप को रजिस्टर किया हुआ है। अभी तक इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जो रजिस्ट्रेशन होता था वो सब मिला करके एक ही जगह के प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। 8 लाख के लगभग ऐसा युवा है हरियाणा में जिनको रोजगार की तलाश है। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट उद्योग जिस प्रकार से बहुत एक सार्थक आज चर्चा रही और उन्होंने अपना एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसका लाभ उनको होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पद्मा योजना के तहत हर ब्लॉक में क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसके तहत MSME क्षेत्र में 14,000 इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और 3.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आगे सीएम ने कहा कि हरियाणा आज दुनिया भर में निवेशकों के लिए पहली पसंद बन चुका है। हरियाणा सरकार की नीतियों और प्रदेश के परिश्रमी निवासियों की बदौलत आज देश के बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी प्रदेश सबसे आगे है। HKRNL
के माध्यम से कॉर्पोरेट जगत को स्किल्ड, अनस्किल्ड और मैनेजमेंट की श्रेणियों में पंजीकृत युवाओं का डेटा शेयर किया जाएगा। इस डेटा में विशेषता ये रहेगी कि इंडस्ट्री अपनी आवश्यकता के जितने भी मानक जैसे कि संख्या, शिक्षा, अनुभव तय करेगी, उसी के अनुरूप डेटा उपलब्ध होगा। साथ ही श्रम शक्ति के लिए निर्धारित संख्या से अधिक उम्मीदवार उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे निजी क्षेत्र खुद इंटरव्यू लेकर चयन कर सके। इस काम में सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि युवाओं के भविष्य के लिए ESI, PF जैसी सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस काम से कंपनियों में स्टाफ की भर्ती पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। वहीं सीएम ने कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा में आय के आधार पर परिवारों का डेटाबेस तैयार किया गया है। इस डेटाबेस में 13 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय सालाना 1 लाख रुपए से कम है और 29 लाख परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है। इन परिवारों को स्वरोजगार, सरकारी के अलावा निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि HKRNL पोर्टल से श्रम शक्ति उपलब्ध होने से इंडस्ट्री को भी अपने कामकाज में आसानी होगी। जो बातें हैं उनको बता दी गई हैं। केवल 1% का कमीशन उनको देना होगा, बल्कि प्राइवेट जो उनको मैन सप्लाई पावर सप्लाई करते हैं उसका खर्चा उनका ज़्यादा बैठता है। इस पोर्टल पर आने के बाद जो कुछ विशेष प्रकार के उद्योग हैं उनको तो 5 से 6% का बचत भी होने वाली है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अपने जो खर्चे होते हैं उसके भी उनके काफ़ी बचेंगे। तो एक अच्छा पॉजिटिव आज ये कार्यक्रम की स्वीकार्यता बनी है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के बेरोजगार युवक को रोजगार समय पर मिल जाए, ये उसके लिए एक अच्छा सार्थक परिणाम होगा। हम नौकरी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम नौकरी के लिए जो युवक हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे उस मैन पावर को प्राइवेट उद्योग की आवश्यकता के हिसाब से उनको डिप्लॉय करेंगे, उनको हम देंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट उन्होंने देना है। हमारा काम केवल उसको डिप्लॉयमेंट करने का है, एक उसको उनको आवश्यकता के अनुरूप जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है या जो उनकी स्किलिंग की आवश्यकता है, सर्टिफिकेशन है, हाँ उसमें वेरिफिकेशन भी सारा हरियाणा सरकार के माध्यम से उन युवकों का होगा, क्योंकि प्राइवेट उद्योग को एक बड़ी कठिनाई आती है, ऐसे युवकों की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, उनके डॉक्यूमेंट्स की, बाकी सब। तो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड जो भी युवक होगा वो हरियाणा का युवक होगा, उसका परिवार पहचान पत्र बना हुआ होगा, उसकी बाकी सारी चीज़ें भी जाँची हुई होंगी, इसलिए उद्योग को उस प्रकार की कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, वैसे तो हमारी जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो ही सरकारी भर्तियां तो उसके माध्यम से ही पूरी होती हैं। रेगुलर भर्तियां लगातार हमारा HPSC, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है, और जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले 8.5 साल में हमने जो भर्तियां हैं 1 लाख से ऊपर भर्तियां वो सब की हैं, और अभी इस वर्ष में भी लगभग 60,000 से ऊपर भर्तियां यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के माध्यम से होने वाली हैं। वो सब तो उसके नाते से सरकारी एम्प्लॉय जो परमानेंट होता है वो है। यहाँ तो टेम्परेरी तौर पर जिसको थोड़े समय के लिए आउटसोर्स में रखना होता है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही पक्की नौकरी आती है फिर वो उनका स्थान लेते हैं। री एम्प्लॉयमेंट तो दी जाती है, कभी कभी कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है जिसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति शायद तुरंत मिलना कठिन होता है, या कभी प्रमोशन वाले नीचे से लोग उस प्रकार के होते नहीं हैं, उस विकल्प के रूप में किसी व्यक्ति को रीएम्प्लॉयमेंट का जनरल फेनोमेना नहीं है। हरियाणा के युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी अब देश के अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। बता दें कि सरकारी पोर्टल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने का ये देश का पहला प्रयोग है। मनोहर सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार न हो, जैसी जिसकी योग्यता है वैसी उसे नौकरी मिले और सबका विकास हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है, और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।